सो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपके पास क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है द वे यू मैनेज द डेटा, द वे यू अरेंज द डेटा। और अगर आपको इसको प्रॉपरली डिफाइन करना है तो आप कहते हो इट इज अ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल वे ऑफ मैनेजिंग द डेटा। सो दैट इज सेड टू बी डेटा स्ट्रक्चर्स, कि आप किस तरह से डेटा को मैनेज कर सकते हो, कैसे उसके ऊपर एफिशिएंट वे में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। So what is the best possible way to perform an operation on a specific type of data? ठीक है, यहाँ पर हम एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे सारे एल्गोरिदम्स को स्टडी करते हैं, जो कि होता है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम एक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए रैम में से कितनी मेमोरी आपको चाहिए होगी, वो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो वी हैव टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर बेस्ट एल्गोरिदम जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। एंड देयर इज ऑलवेज अ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि वो सुना होगा आपने कभी, इस जहां में क्या मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, है ना? So, यहाँ पे भी वही हाल है कि स्पेस बचाने जाओगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, टाइम बचाने जाओगे तो स्पेस ज्यादा लग जाएगी। सो वी हैव अ ट्रेड ऑफ, ईदर वी कैन सेव टाइम और वी कैन सेव स्पेस। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में जब इनिशियल प्रोग्राम्स बनाए थे तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, जहां पर आपको दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करना है। यू वांट टू स्वैप द टू नंबर्स। तो एक तरीका ये होता है कि भाई अगर मेरे पास a है 10 और b है 50 एंड आई वांट टू इंटरचेंज देम, सो मैं एक तीसरा वेरिएबल ले लेती हूँ। मैं क्या करूंगी, a को c में असाइन कर दूंगी, फिर b को a में डाल दूंगी और b आपका c वाली वैल्यू ले लेगा एंड द वैल्यूज विल बी इंटरचेंज्ड। सिंपल, राइट? सो a जो 10 था वो c में टेम्परेली स्टोर हो गया ताकि a को हम ओवरराइट कर सके। a में 50 आ गया और फिर c में जो था आपके पास 10 जो हमने बचाया था वो हमने b में पुट कर दिया। इट्स क्वाइट सिंपल। सो इसमें टाइम बहुत कम लगेगा क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस ही नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट्स हो रही है। सो जस्ट 3 असाइनमेंट्स एंड द टास्क इज डन। सिंपल, वेरी इजी, वेरी सिंपल कोड। तो आपको कहा गया कि थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना। बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए आप ये सेम काम करके दिखाओ। तो आपने एक लॉजिक लगाया जहां पर आपने लिखा कि a इज इक्वल टू a प्लस बी। इससे क्या होगा, a में पहले 60 आ जाएगा। फिर हमने लिखा b इज इक्वल टू a माइनस बी। अब a 60 हो चुका है, 60 माइनस 50 करेंगे तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी। और फिर लिखा a इज इक्वल टू a माइनस बी, सॉरी b की वैल्यू 10 हो जाएगी, a तो 60 ही रहेगा। फिर 60 माइनस 10 जब करेंगे तो a की वैल्यू 50 हो जाएगी। सो इंटरचेंज हो गया, a में 50 आ गया, b में 10 आ गया। सो इंटरचेंज इज डन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब आप मुझे बताओ इसमें से मेमोरी ज्यादा कौन सा वाला यूज कर रहा है? विच वन इज यूजिंग मोर मेमोरी? दोनों कोड्स में से, लेफ्ट और राइट वाले में से ज्यादा मेमोरी कौन सा यूज कर रहा है? इफ आई टेक 4 बाइट्स फॉर वन इंटीजर, सो इसको चाहिए 12 बाइट्स लेफ्ट वाले को, और इसको चाहिए सिर्फ 8 बाइट्स। ठीक है, सो ये 12 बाइट्स, ये 8 बाइट्स, सो दिस इज यूजिंग मोर मेमोरी। फास्ट कौन सा होगा दोनों में से? विच वन विल टेक लेस टाइम? मोर मेमोरी, लेस टाइम, क्योंकि कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट है। इसमें 3 अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और 3 असाइनमेंट्स भी हो रहे हैं। सो यहाँ पर 3 अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और उसके बाद असाइनमेंट्स है, तो ये आपका ज्यादा टाइम लेगा, राइट? सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मेमोरी ज्यादा है लेकिन टाइम कम लग रहा है। इसमें मेमोरी कम है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सो देर इज ऑलवेज अ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। या तो आप टाइम बचा सकते हो या आप मेमोरी बचा सकते हो, और हमारा मेन क्राइटेरिया होता है टाइम बचाने पे, क्योंकि रैम तो आजकल 8 GB भी आती है। प्रोसेसर भी नो डाउट बहुत फास्ट हो गया, पर प्रोसेसर फास्ट होने के साथ साथ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही है। जो डेटा हमें एनालाइज करना है, जो डेटा हमें प्रोसेस करना है, उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। सो इसीलिए वी प्रेफर टू सेव टाइम, और हम जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अपने एल्गोरिदम्स को जज करते हैं। और उसके अंदर भी आप डिफरेंट नोटेशंस यूज करते हो। हम जो जनरली यूज करते हैं वो होती है बिग ओ नोटेशन। इन्हें असिम्प्टोटिक नोटेशंस कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड असिम्प्टोटिक नोटेशन। स्पेलिंग थोड़े गलत हो सकते हैं,
सो इनका मतलब क्या है कि आप जज करते हो एल्गोरिदम्स को. सो बिग ओ नोटेशन इज द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ एन एल्गोरिदम. सो वर्स्ट केस सिनेरियो का मतलब क्या होता है कि जो भी इनपुट दिया हो, जैसा भी इनपुट दिया हो, बुरे से बुरा, कितना टाइम आपको मैक्सिमम लग सकता है. ठीक है. वी हैव ओमेगा एंड थीटा नोटेशंस आल्सो व्हिच रिप्रेजेंट्स द बेस्ट केस एंड द एवरेज केस. ठीक है. पर एल्गोरिदम्स को जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम हमेशा उसको बिग ओ नोटेशन पे करते हैं, व्हिच इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि वर्स्ट केस में इतना टाइम लगेगा. तो आप जज कर सकते हो कि कौन सा एल्गोरिदम फास्ट होगा, कौन सा एल्गोरिदम स्लो होगा. ठीक है. अब आ जाते हैं कि हमें पढ़ना है क्या डेटा स्ट्रक्चर में. एल्गोरिदम्स तो करोगे पर किस चीज के करोगे. सो व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स, तो डेटा स्ट्रक्चर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाकर, बट अभी के लिए हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं. सो लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आपके पास हो गए. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जहां पे सारा डेटा एक लाइन में होता है, कि आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट है, फिर ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है. यू कैन से कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एलिमेंट्स हैं. ठीक है. दैट इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास एरेज आ जाते हैं. ठीक है. लिंक्ड लिस्ट आती है, दैट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक एंड क्यू आता है. So these are your linear data structures. And then I have non-linear data structures जिसमें हमारे पास trees and graphs आते हैं. फिर trees के आगे बहुत सारे types होते हैं. Trees में B tree है, B plus tree है, binary search tree है, AVL tree है, red and black tree है. So number of type of trees you have. And graph में भी बहुत सारे algorithms आपको करने होते हैं. So linear is जहां पर हम ये कह सकते हैं कि first element, second element, third element एक के बाद एक element है, वो linear है. और जहां कोई ऑर्डर ही नहीं होता, मतलब कुछ और ऑर्डर होता है, जैसे ट्री में हायरार्किकल ऑर्डर होता है, ऐसे वो ट्री हो गया. और जहां पर कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई भी डेटा, कोई भी नोड किसी के साथ भी कनेक्टेड है, वो आपका ग्राफ हो गया. इट्स बेसिकली यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क्स. और ट्रीज आप कहाँ देखते हो, आपका विंडोज एक्सप्लोरर. सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर फर्दर फोल्डर और फाइल्स हैं. दैट इज अ ट्री शेप ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. स्पेशल टाइप के ट्रीज होते हैं, हीप, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट में भी यूज होते हैं. वो भी आप आगे देखोगे, आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है, उसमें भी आप स्टैक और हीप यूज करोगे फॉर मैनेजिंग दी मेमोरीज. ठीक है. अब लीनियर के अंदर एरेज आप सबने सी सी प्लस प्लस में पढ़ा हुआ. ठीक है. सो यू ऑलरेडी हैव डन दैट. लिंक लिस्ट हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, मतलब कल शुरू करेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है. आज हम बात करते हैं स्टैक एंड क्यू के बारे में. तो स्टैक और क्यू के बारे में बात करेंगे. स्टैक एंड क्यू आर द टू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एडीटी और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब होता है एक ऐसा डेटा टाइप, जैसे अगर मुझे आपको मान लो एरेस को डिफाइन करना है, तो मैं क्या कहूंगी कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स स्टोर्ड अंडर अ सिंगल नेम एंड इट इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस. तो मैं जो भी उसके बारे में बता रही हूँ, वो उसके बिहेवियर के बारे में बता रही हूँ कि वो किस तरह से स्टोर होता है, किस तरह से मेमोरी में मैनेज होता है. सिमिलर वे इफ आई टॉक अबाउट लिंक लिस्ट, ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि ये नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, डायनामिक मेमोरी एलोकेट होती है. सो I'm talking about memory allocations, but when I talk about stack and queue, I'm not talking about memory allocations. I'm saying कि अगर आपका एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है जिस पे इंसर्शन टॉप पे होगी और डिलीशन टॉप से होगी, वो स्टैक है. अगर डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें इंसर्शन पीछे से होगी, डिलीशन आगे से होगी, वो क्यू है. सो इट इज डिफाइंड बाय its operations or functions. So when a data type is defined by the set of operations performed on it, it is said to be an abstract data type or ADT. So abstract data type और ADT का मतलब है data type defined by the set of operations performed on it, right? For example, जो हमारा stack है, that is based on the concept of LIFO. LIFO stands for last in, first out. And जो आपका queue है, that is based on FIFO. FIFO stands for first in, first out. So we have last in, first out, first in, first out. ठीक है. So last in, first out, first in,
फर्स्ट आउट। सो ये क्या है आपका स्टैक एंड क्यू का बेसिक थिंग। लास्ट इन लास्ट आउट, आई हैव वन बुक विद मी। दिख रही है? अब दिख रही है ना? एक बुक है मेरे पास, मैंने एक और उठाई, इसके ऊपर रख दी, एक और उठाई, इसके ऊपर रख दी। ये क्या है? स्टैक ऑफ बुक्स। इफ आई हैव टू पिक, आई विल पिक द टॉप मोस्ट। सो दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में मैंने ऊपर रखी थी, उसको मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ, और जो सबसे पहले गई थी वो सबसे बाद में निकल रही है। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, आप अंडू करते हो। अभी मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया, तो जो मैंने लास्ट में लिखा था वो सबसे पहले कैंसिल होता जा रहा है ना। सो जो आखिरी में किया है वो सबसे पहले आपका कैंसिल हो रहा है। सो वो क्या है? अंडू इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक एप्लीकेशन। रीडू इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक एप्लीकेशन। आप फंक्शन कॉल्स करते हो, रिकर्शन यूज करते हो। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, वो फर्दर किसी और को कॉल कर सकता है। सबसे पहले खत्म वो होता है जो सबसे आखिरी में कॉल हुआ है, फिर उसके पीछे आता है, फिर उसके पीछे आता है, फिर उसके पीछे आता है। सो इट कीप्स कमिंग बैक लाइक दैट। सो दैट इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। फाइन। सो ये सब हमारी एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक हो जाती है। और क्यू की एप्लीकेशन कहाँ होती है? जहां पे भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़े। आप आजकल तो मूवी की टिकट लेने नहीं जाते ही नहीं हम, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं? ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। अब ऑनलाइन में भी हो सकता है कि दो लोग एक साथ बुक कर रहे हो सेम साइट से, तो जिसने पहले ओके पे क्लिक किया या जैसे जिसने पहले क्लिक किया, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो पहले मानी जाएगी और फिर दूसरे वाले की। आपके पास एक प्रिंटर है, आपने दो तीन प्रिंटिंग की कमांड्स दी, जो आपने पहले प्रिंट किया था वो पहले प्रिंट होगा। ठीक है, आपके पास प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में से वीडियोस देख रहे हो, तो जो पहली वीडियो है वो पहले चलेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सो इट गोज ऑन लाइक दैट। ठीक है, सो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्यू। हाँ, जिसका नेट तेज है वो पहले क्लिक करेगा, सही बात है। सो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्यू। अब ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं, पर ये बनते कैसे हैं? या तो आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो यूजिंग एरे, या फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो यूजिंग लिंक लिस्ट। तो ये खुद से कुछ नहीं है। सो a stack can be implemented using an array or a linked list. Queue can be implemented using an array or a linked list. ठीक है, सो लेट्स डू स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट होता है एरे यूज करके। तो हम पहला काम जो कर रहे हैं अभी, वो हम कर रहे हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एन एरे। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्टैक implementation using an array. So stack implementation using an array कैसे होगी? ठीक है, देखो कैसे होगी अब आपकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एन एरे। आपको एक एरे लेना है किसी भी साइज का। मान लो आपने उसका नाम st दे दिया और उसका साइज मैंने अगर मान लो 10 दे दिया। सो फिक्स साइज है ये 10। ठीक है, इनिशियली खाली है। हम यहाँ पर एक वेरिएबल की हेल्प लेंगे जो मुझे बताएगा कि टॉप मोस्ट एलिमेंट किस पोजिशन पे पड़ा है। मैं इनिशियली उस टॉप को -1 मान लूंगी, indicating कि it is not a valid position in the array. Since it's not a valid position in the array, that means stack is empty. पहली वैल्यू जब आप इंसर्ट कराते हो स्टैक के अंदर, वो आ जाएगी एरे में 0 पोजिशन पे, तो आपका टॉप भी 0 हो जाना चाहिए। फिर आपकी अगली वैल्यू आ जाएगी 1 पोजिशन पे, तो आपका टॉप 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगी 2 पोजिशन पे, तो ये 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, सो जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाएंगे, टॉप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ऐसे होना चाहिए। सो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, आपका जो टॉप है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। फाइनली जब आप सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर चुके होंगे, तो आपका टॉप उस टाइम पे 9 होगा। अगर टॉप 9 है, 9 क्यों होगा? क्योंकि ये 10 है, उससे एक कम 10 साइज था, तो 9 विल बी द अपर इंडेक्स। अब 9 पे पहुंच गए, तो अब क्या करेंगे? 9 पे पहुंच गए, अब हम फर्दर तो ऐड नहीं कर सकते। फर्दर ऐड करेंगे तो इट विल बी एन ओवरफ्लो प्रॉब्लम। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। सो ओवरफ्लो का क्या मतलब है? ओवरफ्लो मीन्स कि अगर स्टैक ऑलरेडी फुल है, स्टैक में पहले से सारा डेटा है, और आप और इंसर्ट करने की कोशिश करते हो, सो उसे हम ओवरफ्लो सिचुएशन कहते हैं। और स्टैक के टॉप पे इंसर्ट करने को
टेक्निकली पुश कहते हैं। ठीक है, सो दैट ऑपरेशन इज टेक्निकली कॉल्ड पुश। इसका कोई रूल नहीं है कि आप उसको पुश ही कहोगे, इट इज अ कन्वेंशन। सो कन्वेंशन है कि जब हम टॉप पे इंसर्ट करते हैं तो उसको हम पुश कहते हैं। सो ऑपरेशंस ऑन स्टैक की अगर हम बात करें तो आपको परफॉर्म करना है पुश। पुश का मतलब क्या है? इंसर्शन एट top of the stack. So insertion at top of the stack is push. Then I have pop. Pop is deletion from top of the stack. So अगर आप stack के top से delete करते हो, that is pop. So deletion from top of the stack. So insertion at top of the stack, deletion from top of the stack. And then I have peep. Peep is fetching the topmost element. So आप सिर्फ topmost element को देख रहे हो लेकिन उसको डिलीट नहीं कर रहे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस पुश एंड पॉप वी गेट दीज टू सिचुएशंस कॉल्ड ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। सो अगर आपके पास स्टैक फुल है और आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो ओवरफ्लो सिचुएशन हो जाएगी। अगर आपके पास स्टैक खाली है और आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो अंडरफ्लो सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपके ऑपरेशंस हैं जो स्टैक के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। अब मान लो हमने यहाँ पर एक एरे लिया है जो कि आपका स्टैक है। सो इनिशियली मेरे पास जो टॉप है वो -1 है। सो पहले मैंने कहा पुश 15, तो ये 0 हो जाएगा और 15 0 पे चला जाएगा। फिर मैंने कहा पुश 30, 30 यहाँ पे चला जाएगा, दिस विल बिकम 1। फिर आपने लिखा पॉप, तो पहले क्या डिलीट हो जाएगा? 30 और ये वापस 0 बन जाएगा। फिर आपने डिलीट किया, ये वापस -1 बन जाएगा। अब आप अगर डिलीट करना चाहोगे तो अंडरफ्लो सिचुएशन आ जाएगी। वी कैन नॉट डिलीट क्योंकि आपका जो टॉप है वो -1 है। -1 डेजिग्नेट कि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, एरे को और टॉप को आपस में रिलेट कर पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? Are you able to relate how we are associating top with our array? So array अलग है, top एक normal integer variable है, लेकिन top ये बता रहा है कि array में किस position पर हमारा topmost element होगा ताकि हम उसको process कर सकें। Is that clear to every one of you? अब हम इसको implement करेंगे। अब ये implementation हम किस में कर रहे हैं? C++ में। ठीक है, we are doing this implementation in C++ और C++ में हर चीज इंप्लीमेंट किसकी हेल्प से होती है? बताइए, हाउ डू वी इंप्लीमेंट एवरीथिंग इन C++? क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। आप जो भी बनाते हो क्लासेस की फॉर्म में बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैक है वो भी किस फॉर्म में बनना चाहिए? इट शुड बी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास, है ना? तो आपको यहाँ पर क्लास क्रिएट करनी है, तो हम क्लास क्रिएट करेंगे और उसमें हम काम करेंगे। सो हम यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ये रहा हमारा C++ का ऑनलाइन कंपाइलर। आप VS कोड में भी कर सकते हो, वेर एवर यू फील लाइक। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक क्लास बनानी है जो कि मेरे स्टैक को होल्ड कर पाएगी। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर हम क्लास बनाएंगे। ये हमारा अभी खाली मेन है। ठीक है, फाइन। सो वी कैन स्टार्ट विद दिस। सो मैंने यहाँ पर अभी मैं जो बना रही हूँ वो इंटीजर स्टैक है। आप लोगों ने C++ में टेम्पलेट्स वाला कोड किया होगा। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जिसमें हम डेटा टाइप को जनरल रख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी इंटीजर एरे लेके बना रही हूँ। थोड़ा सा जब हम कर लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इस स्टैक को जनरल भी बना सकते हैं। द स्टैक कैन वर्क फॉर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, एनी डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स इन C++। ठीक है, बट अभी के लिए हम इसमें जो स्टैक बना रहे हैं वो एक इंटीजर एरे को होल्ड करेगा। सो सिंस वो एक इंटीजर एरे को होल्ड करेगा तो हम इंटीजर वैल्यूज ही इसके अंदर स्टोर कर पाएंगे।
हम यहाँ पर एक कांस्टेंट बना लेते हैं। कांस्टेंट बनाने के लिए सी प्लस प्लस में आप इंट कॉन्स्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया हैश डिफाइन मैक्स 10। इसका क्या मतलब है कि पूरे प्रोग्राम में जहां कहीं पे भी मैक्स लिखा जाएगा उसका मतलब होगा 10। So it is a constant defined with the help of preprocessor directive. And then I have taken a top. Now I start with the functions. So data members में हमने array ले लिया जिसका size max है, top ले लिया। अब इसके अंदर हम functions बना रहे हैं। पहला function बनाया मैंने constructor। constructor के अंदर मैंने top को -1 दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जब भी stack create होगा initially वो empty होगा, है ना? Because top -1 क्या represent करता है कि stack is empty. So top is equal to -1 represents that your stack is empty. So यहाँ से हमने बता दिया कि stack empty है, ठीक है जी। Now we have to define a function push, and let's say I'm receiving the value which I have to insert in the stack. The first thing I need to check is कि मेरे पास जगह है या नहीं, है ना? तो जगह है या नहीं वो तो चेक कर ले, जगह होगी तभी तो इंसर्ट करेंगे। तो हमने पहली चीज क्या चेक की, if top is equal to max -1. So if top is equal to max -1, अगर top max -1 के इक्वल है तो क्या हो, तो हम प्रिंट कर देंगे कि भाई ओवरफ्लो है, जगह नहीं है हमारे पास और इंसर्ट नहीं हो सकता। सो ओवरफ्लो, नो मोर स्पेस, दैट्स इट। हमने और कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ओवरफ्लो सिचुएशन नहीं है, तो टॉप जहां कहीं पे भी था वहां से 1 इंक्रीज हो जाए और फिर स्टैक में उस टॉप वाली पोजीशन पर ये जो न्यू वैल्यू आई है वो इंसर्ट हो जाए। एंड इफ यू वांट टू प्रिंट, आप एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली लिखना है लिखो, नहीं तो व्हाटएवर इफ यू वांट अ मैसेज। सो डेटा इंसर्टेड, ठीक है, ये मैंने दे दिया इसके अंदर। सो दिस इज माय पुश ऑपरेशन। ये मैंने सी प्लस प्लस का कोड लिखा है। आपको इसमें वो भी आ सकता है एल्गोरिथम लिखने के लिए। सो एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बट दिस इज द एक्चुअल कोड, दिस इज एज पर सी प्लस प्लस कोड, ठीक है। सी में भी यही कोड होता है, बस उसमें क्लास नहीं बनाते, फंक्शन तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स ले लेते हैं ताकि वो किसी भी फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस हो सके। अब बारी आई पॉप की। पॉप में क्या है, मुझे रिटर्न कराना है कि क्या डिलीट हो रहा है। तो मैंने रिटर्न टाइप ले लिया इंटीजर, इंट पॉप। सबसे पहले चेक कर लिया कि अगर तो टॉप -1 है, अगर टॉप -1 है दैट मीन्स इट इज अंडरफ्लो, वी डोंट हैव एनीथिंग। सो अंडरफ्लो का मतलब है स्टैक इज एम्प्टी, सो आपके पास कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए, ठीक है। इस केस में हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम रिटर्न कराएंगे। सो इंट वैल इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप वैल में क्या करोगे, जो भी स्टैक के टॉप पे पड़ा है वो ले लो और आप टॉप माइनस माइनस कर दो। आप अगर इसको एक ही लाइन में लिखना चाहते तो आप लिख सकते थे वैल इज इक्वल टू एस टी टॉप माइनस माइनस, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट लिखते हैं कि पहले वैल्यू वैल में चली जाए उसके बाद टॉप डिक्रीज हो जाए। और अगर आपको यहां पर इसको एक लाइन में लिखना था तो ये हो सकता था एस टी प्लस प्लस टॉप इज इक्वल टू वैल्यू। प्री इंक्रीमेंट होता कि पहले टॉप इंक्रीज हो फिर जो भी पोजीशन हो उस पे वैल्यू इंसर्ट हो जाए, ठीक है। इफ यू वांट टू शॉर्टन इट, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख रहे हो तो भी परफेक्टली फाइन है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। पर आपको पता दोनों तरीके होने चाहिए कि हम ऐसे लिखेंगे तो भी आपके पास वही रिजल्ट आएगा। एंड इवेंचुअली यू आर सपोज टू रिटर्न द वैल्यू, सो वी आर गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू। तो हमने वैल यहाँ से रिटर्न करा दिया, ठीक है। हाँ, बहुत काम की चीज है। सो हमने यहाँ से इसको रिटर्न करा दिया। अब आप इसको डिस्प्ले को बनाना चाहते हो, डिस्प्ले में क्या करना है, उल्टा ऑर्डर में शो करना है। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि टॉप अगर -1 है तो प्रिंट कर दो stack is empty. In that case, you don't have to do anything. But अगर stack empty नहीं है तो हमें stack print कराना है। So cout stack is, फिर हम loop लगा लेंगे for int I is equal to top
I greater than equal to 0, I माइनस माइनस, और इसके अंदर हम कर देंगे सी आउट, सी आउट, सी आउट एस टी आई एंड एल। सो दैट्स इट। इससे आपका जो स्टैक है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो उस डिस्प्ले का कोड भी बन गया। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पीप बनाना चाहते हो, वैसे तो नॉट रिक्वायर्ड मच, बट अगर फिर भी आपको बनाना है पीप, तो पीप में क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, यू जस्ट हैव टू रिटर्न एस टी टॉप। ठीक है। थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो इसमें तो चेक कर सकते हो कि टॉप अगर -1 है तो 0 रिटर्न कर दो, अदरवाइज जो भी टॉप पे है वो एलिमेंट रिटर्न कर दो। सो ये हमारी क्लास बन गई। क्लास के पीछे लगता है सेमीकोलन। सो दिस इज योर स्टैक क्लास इन C++। ठीक है। तो ये आपकी स्टैक की क्लास जो है वो क्रिएट हो गई है। फाइन। अब हमें क्या करना है, मेन में तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, पीक। हाँ, पीक पीक पीक। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका पीक मतलब चोटी है ना, तो उससे याद रख सकते हैं। सो पीक इज चोटी ऑफ द स्टैक। सो स्टैक एस डिक्लेयर कर लिया। एस को पुश पॉप कराना है तो आप खुद से भी कॉल कर सकते हो, या अभी के लिए टेस्ट करने के लिए हम इसका मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैंने डू वाइल लगा लिया, अंदर ऑप्शन दे दी उसको, प्रेस 1 टू पुश। हाँ, वो मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, प्रेस ग्रुप पे भी भेज दूंगी, गिटहब पे भी डाल दूंगी, ताकि जब भी आपको कभी चाहिए हो आप चाहे तो गिटहब से ले लेना। प्रेस 3 टू पीक, प्रेस 4 टू डिस्प्ले, enter your choice, CMCH, उससे पहले C out, press 5 to exit। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, if से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पर CH डिक्लेयर्ड नहीं है तो we should declare it also। switch CH केस 1। केस 1 में आपको यूजर से वैल्यू पूछनी है जो इंसर्ट करानी है। सो एंटर द नंबर टू बी inserted। सी इन वैल। अब ये ऑब्जेक्ट है तो आप कॉल कैसे करोगे, एस डॉट पुश। सो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के आपका फंक्शन कॉल होगा। सो एस डॉट पुश वैल पास कर देंगे, देन ब्रेक। देन वी हैव केस 2। केस 2 में आपने ऊपर वैल लोकल लिया है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वैल इज इक्वल टू एस डॉट पॉप। या हम एक काम कर सकते हैं कि वैल तो सब जगह यूज हो रहा है तो इसको यहाँ सी एच के साथ ही डिक्लेयर कर लेते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू री डिक्लेयर इट। और सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स कहीं पे भी डिक्लेयर हो सकते हैं, बस यूज होने से पहले डिक्लेयर होने चाहिए। सो एस डॉट पॉप एंड सी आउट डिलीटेड element is val nl, then we have break। and then you have case 3। case 3 था आपका peak। so peak में आप val is equal to s dot peak and I can print topmost element of stack is val nl break। and then case 4 which is s dot display, इसमें ब्रेक देने की जरूरत ही नहीं है।
फिर ये आपका बंद हो रहा है डू, इसमें हम लगा देंगे while ch is not equal to 5, क्योंकि जब तक एग्जिट सेलेक्ट नहीं होता तब तक वी शुड कीप ऑन रिपीटिंग। तो ये लूप मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये तो स्विच की ब्रैकेट है, ये है आपके डू वाइल की, यहाँ आएगा। ठीक है, सो इट्स डन, आई गेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर। नहीं तो एरर तो आ ही जाएगा। चलो रन करके देखें। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड एंड सी कि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो सही से चल रही हैं या नहीं। सो कुछ तो एरर आया है। एंड एल स्टैक इज एम्प्टी में डी रह गया, डी डी स्टैक इज एम्प्टी इज इन पॉप, सो इट इज एंड एल। ओके, so let's execute it again। अब क्या हो गया? अच्छा, अब ये जो सी एच है मैंने लूप के अंदर डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब लूप के अंदर किया था और डू वाइल में तो क्या होता है कि वाइल लगता है लूप खत्म होने के बाद। सिंस वो लूप खत्म होने के बाद लगता है तो वो स्कोप से ही बाहर चला गया। तो वो कह रहा है कि उस स्कोप में सी एच यूज नहीं हो सकता, सिंस इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ डू वाइल, वो ब्रैकेट के बाहर है। तो इसलिए आई हैव टू गिव इट आउटसाइड डू, ताकि वो वाइल में आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, तो वो तभी उसके अंदर आइडेंटिफाई हो सकेगा। नाउ इट्स ऑल गुड, ये हमारा आउटपुट आ गया। प्रेस 1 पुश पॉप पीप, सो आई गो फॉर पुश एंड आई एंटर अ नंबर 90, data inserted message आ गया। I enter a number 67, right now I want to display, so I press 4, so right now the stack is 90 67, फिर से push करते हैं। Now I enter 80 and फिर से push करते हैं, we enter 56 and let's view the stack again। तो अभी आपका स्टैक ये हो गया है 56 80 67 90। आप ऑपरेशन 3 सिलेक्ट करते हो विच इज पीक, सो टॉप मोस्ट एलिमेंट इज 56। ठीक है, पॉप कर लेते हैं। पॉप करेंगे तो डिलीटेड एलिमेंट इज 56, फिर से पॉप कर लेते हैं, डिलीटेड एलिमेंट इज 80, फिर से पॉप कर लिया, डिलीटेड एलिमेंट 67, फिर से डिलीट किया 90, फिर से डिलीट किया तो क्या आ जाएगा? अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी, आई डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अब डिस्प्ले ऑप्शन चूज करती हूँ तो वो शो कर देगा स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक में कुछ है ही नहीं। आप फिर से पुश कराना शुरू कर सकते हो, फिर से आपकी वैल्यूज जो है वो इंसर्ट होनी शुरू हो जाएंगी और आपका स्टैक रिक्रिएट होने लग जाएगा। सो वी कैन यूज इट एनी टाइम लाइक दिस। और अगर मैं ऐसे 10 नंबर एंटर करती जाऊंगी तो मेरा स्टैक जो है वो फुल हो जाएगा और वो इवेंचुअली बोलेगा कि ओवरफ्लो है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे आएगा। लेट मी इंसर्ट। सो कितने हो गए अभी तक? 1 2 3 4, 4 इंसर्ट हुए। फिर मैंने पुश किया 1, नंबर है 66, डेटा इंसर्टेड अगेन 1, नंबर है 33, फिर से 1, डेटा टू बी इंसर्टेड इज 44, डिस्प्ले करते हैं। सो गॉट 7 एलिमेंट हो गए हमारे पास। फिर पुश किया 88, फिर से पुश किया 56, फिर से पुश किया 87। So now if I display I have 10 elements in the stack, ये मेरा stack है। ठीक है, अब मैं फिर से इसमें पुश ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ और मैं नंबर एंटर करती हूँ 32, so it shows me overflow, no more space। ठीक है, so this is how your stack can be implemented using array। so मैंने अब choice 5 एंटर की, that is exit, और ये आपका कोड है जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हमने stack नाम की क्लास क्रिएट करी है, इसके अंदर डेटा मेंबर में ले लिया है st max एंड टॉप, फिर आपने स्टैक में इनिशियली -1 ले लिया टू इंडिकेट दैट द स्टैक इज एम्प्टी। पुश बनाया जिसके अंदर हमने चेक किया कि टॉप अगर मैक्स -1 है ऑलरेडी तो स्टैक फुल है, अगर ऐसा नहीं है तो टॉप जहां पे भी है वहां से एक इंक्रीज हो जाए और उस इंक्रीज जगह पर आपकी वैल्यू आ जाए, एंड देन आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। पॉप में हमने चेक किया -1 है तो अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी, नहीं तो हम उसको रिमूव करके टॉप को एक डिक्रीज कर देंगे एंड देन वी हैव डिस्प्ले। और यहाँ पर हमने मेन्यू ड्रिवन बनाकर इसको क्या कर लिया, इसको मेन्यू ड्रिवन बनाकर हमने फंक्शंस को कॉल करा लिया। सो ये तो एक चीज थी। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें और हैं। वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स जहां पर हम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स की कोडिंग भी करेंगे।
वो क्या होंगी वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ। सो इसको मैं एक तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देती हूँ, ठीक है। दूसरा, आई विल सेंड इट ऑन गिटहब, ठीक है। तो इसको हम गिटहब पे भी डाल देते हैं ताकि वहां से भी आप जब भी चाहो इसको एक्सेस कर सको। सो इसमें अभी सारे लोग हैं ना प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस वाले में, सो इसी में पुट कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो पुट इट हेयर, और एक हमारा कॉमन वाला भी है, ये जो सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो, दिस इज कॉमन, so I have sent it here as well, and this is your GitHub। GitHub में मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी की बनाई हुई है, डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस हमने नहीं बनाया हुआ, डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा है, प्रोग्रामिंग स्किल्स है, सीपीपी प्रोग्राम्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, पीएचपी कोडिंग इन सी नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या करेंगे, न्यू बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, डीएस से अंडरस्कोर सी प्लस प्लस, ठीक है। पब्लिक रिपोजिटरी है, ठीक है जी, क्रिएट कर दो। सो इट्स क्रिएटेड एंड नाउ वी हैव टू ऐड अ फाइल इन दिस। आप लोगों को ऐड कर लूं एज अ कोलैबोरेटर, प्रोग्राम बना बना के डालते रहना, ठीक है। नितिन को ऐड कर देते हो, व्हाट डू यू से, creating a new file or uploading, creating a new file? So I go to creating a new file, paste the code here, and name your file as stack underscore array dot cpp. So this is your stack implementation using arrays. तो मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। commit the changes, so now it is added in the repository। तो आपको कभी भी ये प्रोग्राम चाहिए हो आप यहाँ से जाकर इसको निकाल सकते हो, ठीक है। it's always available over here, fine। हाँ, सी प्लस प्लस वाले में नहीं, मैं करा देती हूँ शिवम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी इसमें रिपॉजिटरी में, ताकि आप भी जो प्रोग्राम्स बनाओ यू कैन ऐड ओवर देयर, ठीक है। सो ये मैं आराम से करती रहूंगी, आई ऐड यू एज अ कोलैबोरेटर, ठीक है। सो अभी मुझे बताओ, ये समझ में आ गया ना आपको स्टैक कैसे काम कर रहा है? पता नहीं, याद सोचना पड़ेगा, अपने पासवर्ड भी याद नहीं रहते, जो ऑटो सेव्ड होते हैं वो चल जाते हैं, रेस्ट यू हैव टू थिंक अगेन कि भाई क्या पासवर्ड था। चलो, सो ये तो था कि स्टैक आपका इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। स्टैक हो गया आपका इम्प्लीमेंट, अब उसके बाद स्टैक की एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है। सो ये तो हमारे पास स्टैक हमने बना लिया, पर ये खाली स्टैक से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा, स्टैक को अप्लाई कहाँ करोगे? सो यू नीड टू वर्क ऑन एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, इसके भी प्रोग्राम्स बनते हैं बकायदा, ठीक है। तो हम अभी आगे जाके बहुत सारे ऐसे रिकर्सिव प्रोग्राम्स करेंगे जिसको आप रिकर्शन से भी करके देखोगे, और सेम चीज को आप स्टैक से भी करके देखोगे, ठीक है। बट इसके अलावा हमारे पास इसमें जो स्टैक एप्लीकेशंस की कोडिंग आपको करनी है उसमें एक बहुत मेजर पॉइंट होता है, प्रोसेसिंग योर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होती है उसमें 3 स्टेप्स हैं जो स्टैक की हेल्प से होते हैं। सबसे पहला होता है चेकिंग पेरेंथेसिस, मतलब ये देखना कि एक्सप्रेशन में ब्रैकेट सही लगी है या नहीं। फिर सबसे बड़ी चीज, कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन। पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन जो है ये भी स्टैक की हेल्प से होती है। फिर जब वो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी इवैल्यूएशन भी स्टैक की हेल्प से होती है। सो इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन is also done with the help of stack, ठीक है, गुड। ठीक है, सो अब ये हम स्टैक की हेल्प से बनाएंगे, लेकिन ये जितनी भी एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक के आप प्रोग्राम्स बनाओगे ना, इनमें क्या होता है कि इसमें स्टैक वाली क्लास नहीं चेंज होगी, स्टैक वाली क्लास हमने बना ली, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर स्टैक क्लास, वो वही रहेगी।
आपको सिर्फ मेन में उसको यूज कैसे करना है वो चेंज होगा। सो हम अपनी क्लास को चेंज नहीं करेंगे, क्लास वही रहेगी। अब मेन आपको चेंज करना है, तो मैं आपको आज एक ट्रायल देती हूँ। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं कि मैं आपको लॉजिक बताऊंगी और आपको उसका कोड सोचना है खुद से। एक दिन का टाइम आपको देते हैं उस कोड को सोचने के लिए। सो बहुत ही सिंपल है। एज अ स्ट्रिंग आप अपनी एक्सप्रेशन को इनपुट करवाओगे। जैसे कि मैंने इनपुट किया a+b मल्टीप्लाइड बाय c माइनस डी। तो वो क्या करेगा, वो एक एक करके इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को स्कैन करना शुरू करेगा। सबसे पहले उसके पास ओपनिंग ब्रैकेट आई, जब ओपनिंग ब्रैकेट आएगी उसको स्टैक में पुश करा देंगे। फिर आया ए। ठीक है, तो ए आया तो क्या होगा, वी विल नॉट पुश इट इन द स्टैक। ठीक है, प्लस आया कुछ नहीं करेंगे, बी आएगा कुछ नहीं करेंगे। जब क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो पॉप करा देंगे। फिर ओपनिंग आएगी तो पुश हो जाएगी, क्लोजिंग आएगी तो पॉप करा देंगे। ठीक है, सो अगर तो सेम नंबर ऑफ ब्रैकेट्स पुश हुई है और सेम नंबर ऑफ ब्रैकेट्स पॉप हुई है, मतलब एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन योर स्टैक इज एम्प्टी। सो उसका क्या मतलब है कि पेरेंथेसिस मैच करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पेरेंथेसिस मैच करती है। पर मान लो अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा राउंड ब्रैकेट होती, तो एक पुश हुई एक पॉप हो गई, एक पुश हुई एक पुश हुई पॉप हो गई, ये एक्सप्रेशन खत्म हो गई, लेकिन स्टैक में अभी भी एक ब्रैकेट बाकी है। तो एक्सप्रेशन खत्म हो गई लेकिन स्टैक में एक ब्रैकेट बाकी है, मतलब वो एक्स्ट्रा ओपनिंग पेरेंथेसिस है। सो दैट्स एन एक्स्ट्रा ओपनिंग पेरेंथेसिस। सिमिलर वे आपके पास एक क्लोजिंग पेरेंथेसिस आती है एक्सप्रेशन में, लेकिन स्टैक तो खाली है, स्टैक में से पॉप करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब वो जो क्लोजिंग पेरेंथेसिस आई है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, सो यू हैव टू इनपुट अ स्ट्रिंग फॉर द एक्सप्रेशन। ठीक है, सो जो एक्सप्रेशन है आपकी वो हमेशा आपको सेम नंबर ऑफ ब्रैकेट्स देगी। अगर आप कहीं पे भी क्लोजिंग ब्रैकेट्स को रिसीव कर रहे हो एंड यू वांट टू पॉप इट फ्रॉम देयर, तो आप पॉप नहीं कर सकते। ठीक है, आप पॉप नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं। है ही नहीं मतलब वो एक्स्ट्रा क्लोजिंग पेरेंथेसिस है। अगर पूरी एक्सप्रेशन स्कैन हो चुकी है और हमारे पास स्टैक के अंदर अभी भी ब्रैकेट्स बाकी हैं, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा ओपनिंग पेरेंथेसिस है। और पूरी एक्सप्रेशन स्कैन हो चुकी है, स्टैक भी खाली है, मतलब जितनी पुश हुई थी उतनी पॉप हो गई, तो दैट मीन्स आपकी पेरेंथेसिस बिल्कुल सही है। हाँ, पर हमारे पास प्रोग्रामिंग में कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट्स तो होती ही नहीं है ना एक्सप्रेशन में। तो अगर हम रियल लाइफ में सोचें तो वी डोंट हैव टू चेक दैट, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज अलाउ नहीं करती है इन योर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। और एक चीज मैंने आपको बोली थी कि एल्गोरिदम अगर आपको लिखना आ जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको एल्गोरिदम भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, सो एल्गोरिदम में क्या करना होता है, एल्गोरिदम इज लाइक सूडो कोड। सूडो कोड या एल्गोरिदम एक ही बात होती है जब हम डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम लिखते हैं तो, क्योंकि एल्गोरिदम तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है, इट्स लाइक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो सूडो कोड अगर आपको लिखना है पुश का, तो आप कैसे लिखोगे, पुश, यहाँ पे लिख दोगे st एज एरे टॉप, मतलब जो जो वेरिएबल्स को आप यूज कर रहे हो उन सबको आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में वही चीजें लिखनी है। इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। आगे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इफ को आपको एंड इफ से बंद करना पड़ेगा, या इसका एल्स है हमारे पास तो हम एल्स दे सकते हैं। और फिर हम क्या लिख देंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, st top is equal to value end if end push. So this is how you write the सूडो कोड। सूडो कोड का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है। सूडो कोड किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, बस मतलब मकसद ये होता है कि मीनिंग समझ आ जाए कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मीनिंग समझ आ रहा है कि पुश अगर मैं करना चाह रही हूँ तो मैं पुश में एग्जैक्टली कर क्या रही हूँ। मेरे पास st नाम का एरे है जो कि मेरा स्टैक है, टॉप है, वैल्यू है। मैंने चेक किया कि अगर तो टॉप मैक्स माइनस वन के इक्वल है तो प्रिंट ओवरफ्लो और एग्जिट कर दो, अदरवाइज टॉप को वन से इंक्रीज करो और स्टैक टॉप पे वैल्यू को पुट कर दो, एंड इफ एंड पुश। सो सूडो कोड और एल्गोरिथम इज लाइक राइटिंग योर कोड into a simpler language, जो कि ना तो इंग्लिश है ना ही वो C++ या जावा है, बट सम इंटरमीडिएट थिंग जो कि कोई भी देखने वाला समझ सकता है कि इसका लॉजिक क्या होगा।
rather than actually having that code. ठीक है? So this is your stack. So how do we implement a stack using array that you have done today? कल हम करेंगे कि स्टैक की जो एप्लीकेशंस हमने अभी डिस्कस किए हैं, पेरेंथेसिस वाला आप खुद से ट्राई करोगे एक बार, एंड कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एज वेल एज प्रीफिक्स ऑल्सो. तो हम करेंगे कल कि इनफिक्स एक्सप्रेशन दी हुई है उसको पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में कैसे करना है, और जो आपकी फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगी उसको इवेल्युएट कैसे करना है. और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, वो भी स्टैक से हो सकता है. ठीक है? सो वी विल बी डूइंग जितनी एप्लीकेशंस हमारी कल कवर हो पाएंगी, पर दो तो मस्ट है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स. उसके अलावा जितनी कर पाएंगे वी विल कवर दी एप्लीकेशंस, बाकी आपको होमवर्क में देंगे ताकि आप अपने दिमाग के क्या घोड़े दौड़ाओ और दौड़ाते दौड़ाते स्टैक की एप्लीकेशंस के पार पहुंच जाओ. राइट? सो दैट इज इट अबाउट स्टैक फॉर टुडे.